एपिसोड आपने जल्दी देखा तो मुझे रिकैप देने की जरूरत नहीं है, तो देखना स्टार्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक बूढ़ा आदमी कहता है तो आज से ये हमारा नया बैंकलैंड का मार्शल आर्ट्स हॉल है। हम देखते हैं बाहर एक लकड़ी के टुकड़े पे लिखा होता है बैंकलैंड मार्शल आर्ट हॉल। उस हॉल के अंदर काफी लोग होते हैं। हम लोग पहले एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि खांसता होता है और कहता है ये तो अभी शुरुआत ही है। उसकी जो बेटी होती है वो अपने फादर की ऐसी हालत को देखती है और कहती है फादर जब हम लोग पैसे कमाने लगेंगे तब मैं आपके लिए दवाइयाँ खरीद दूंगी जिससे आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो सके। फिर हम वही मस्कुलर बंदे को देखते हैं। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं इस बड़े प्लेयर को कहाँ पे रखूँ। उसका जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है क्या तुम मूर्ख हो, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं रखने के लिए, तो तुम्हें अपने पास ही रखना होगा उसे। इस बात को सुनकर जो सिस्टर होती है उन सबकी वो गुस्से में आ जाती है और कहती है सीनियर ब्रदर आप जूनियर ब्रदर का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। क्या आपको पता नहीं है वो बहुत ज्यादा ही सिंपल है और ऑनेस्ट भी। जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो अपनी बहन के बात सुनते हैं और हंसते हुए कहते हैं सेकेंड जूनियर सिस्टर है वो अपने भाई के लिए बुरा मान रही है। तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो दूर जाता है और सोचता होता है आखिरकार हम लोग सेटल हो ही गए। ये बहुत बुरी बात है कि कोई भी उस नजारे को नहीं देख पाया। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। इनका जो पिछला वाला मार्शल आर्ट्स हॉल होता है वो बुरी तरह से जल रहा होता है। बूढ़ा आदमी कहता है ये सब चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके आसपास उसके बेटे होते हैं और उन सबके सामने मॉन्स्टर होते हैं जो कि जल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं और अटैक कर रहे होते हैं। जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है लांताई जल्दी से जाकर मास्टर की जो पत्नी है उन्हें बचाओ, साथ साथ उनके बच्चे को भी। फिर हम लोग मास्टर की पत्नी को देखते हैं जो कि वहां से भाग रही होती है और कहते हैं कि जल्दी से हियर को लो और यहाँ से भागो। हम देखते हैं जब मास्टर की पत्नी होती है वो आगे की ओर आ रही होती है और उनके सामने बहुत से मॉन्स्टर होते हैं। जो मस्कुलर बंदा होता है वो इन सब चीजों को देख रहा होता है और कहता है मिस्ट्रेस आपको आगे नहीं आना चाहिए, वहाँ पे मॉन्स्टर्स है। लेकिन जो मिस्ट्रेस होती है वो उनकी बातों को नहीं सुनती है और वो आगे जा रही होती है। हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो उन पे अटैक करता है। हालांकि हमें उसके बाद का नहीं दिखाया जाता है, हमें प्रेजेंट दिखाते हैं। जो लिटिल सिस्टर होती है वो कहती है मैंने सुना है जो लांगन पवेलियन है वहाँ की पेस्ट्रीज बहुत फेमस है, मैं उन्हें ट्राई करना चाहूंगी। जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो अभी काम कर रहे होते हैं और घर को बना रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम सिर्फ खाने के बारे में ही सोचती हो। लेकिन जो जूनियर ब्रदर होता है वो कहता है कल मैं डॉक्स में काम ढूंढने जाऊंगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं और तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज खरीद सकूं। जूनियर सिस्टर इस बात को सुनती है और हंसते हुए कहती है वहाँ तुम सही में अच्छे इंसान हो, तुम मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचते हो। वहाँ की बातों को सुन रहे जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो भी हंसते हैं और अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं उस मार्शल आर्ट्स हॉल में एक बंदा एंटर करता है। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था ऐसे वीरान जगह पे कोई आदमी भी रहता होगा। वहाँ पे बहुत सारे इंस्पेक्टर आए होते हैं और उनसे एक इंस्पेक्टर कहता है क्या तुम लोगों ने जो डिजास्टर के लिए अनाज दिया जा रहा है वो हमें दिया है। बूढ़ा आदमी सामने आता है और कहता है सर हम लोग अभी अभी पिंगयांग टाउन में आए हैं, हमें नहीं पता है कि हमें अनाज भी देना है। वो इंस्पेक्टर हंसता है और कहता है जो हुइयान के निवासी है उन्होंने एक मैन-मेड डिजास्टर का सामना किया है। हमारे जो काउंटी के मजिस्ट्रेट है वो बहुत सारे रिफ्यूजीज को लेने के लिए स्वीकार कर लिए हैं। इस कारण जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं वो सब हमारे शहर में आ रहे हैं। हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है जिस कारण हम लोग उन्हें खिला सके और यही वजह है जो हमारे काउंटी के मजिस्ट्रेट है उन्होंने ऑर्डर दिया है सभी लोग को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए खाने से और पैसे से, जिससे जो विक्टिम है उनकी मदद हो सके। जो लिटिल सिस्टर होती है वो इस बात को सुनती है और गुस्से में बोलती है हम भी लोग वहाँ चाहो काउंटी से है, वहाँ जो चाहो चाहो काउंटी है वो रिफ्यूजीज को लेने से मना कर दिया है। बूढ़ा आदमी बोलता है जो रिफ्यूजीज है वो सब पिंगयांग टाउन में है। तभी वो जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक ऑफिसर ऑर्डर को मना कर रही हो। वो लिटिल सिस्टर की ओर उंगली करता है और कहता है उसके चेहरे पे थप्पड़ मारो। एक इंस्पेक्टर लिटिल सिस्टर को थप्पड़ मारता है और कहता है ये कॉमनर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को मना कर रही है, जल्दी से इसे पकड़ लो। पीछे से जो मस्कुलर बंदा होता है यानी कि जो लिटिल ब्रदर होता है वो गुस्से में होता है, वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो सामने आते हैं और कहते हैं सर मेरे जो मास्टर है वो वेस्टर्न आर्मी के मेंबर रह चुके हैं, मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा दया दिखाइएगा। वो इंस्पेक्टर इस बात को सुनता है और घबराते हुए कहता है वेस्टर्न आर्मी। वो सोच आता है वेस्टर्न आर्मी के जो लोएस्ट रैंकिंग के मेंबर भी होते हैं वो सब मार्शल मास्टर होते हैं, क्या ये बूढ़ा भी एक मार्शल मास्टर है। तभी दूसरा अफसर उसके पास आता है और कहता है सर ये जो आदमी का ऑरा है वो एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है, हालांकि बीमारी का इसका जो रेल्म है वो घट चुका है, यह एक मार्शल मास्टर नहीं है। वो अफसर उन सभी बातों को सुनता है और कहता है मुझे लगा ये एक मार्शल मास्टर है, इस कारण मैं थोड़ा घबरा गया था। वो जवाब देते हुए कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है ये बंदा वेस्टर्न आर्मी में था या नहीं, ये चाहो चाहो काउंटी का इलाका है, यहाँ पे वेस्टर्न आर्मी के लोगों को भी भुगतान करना पड़ेगा, सभी को मजिस्ट्रेट के सामने झुकना ही पड़ता है। वो कहता है कि जल्दी से मुझे अनाज और पैसे दे दो, नहीं तो तुम एक डायरेक्ट ऑर्डर को ठुकरा रहे हो। तुम्हें पता है ना एक डायरेक्ट ऑर्डर को मना करने पे इस चीज का सामना करना पड़ता है। वो बूढ़ा आदमी अपने घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है सर हम लोग हुआ जू कंट्री से भाग के आए हैं और हमारे पास थोड़ा भी पैसा नहीं बचा हुआ है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। जो पुलिस ऑफिसर आया होता है वो एक किक मारता है उस बूढ़े आदमी को और कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपनी बेटी को बेच दो। जो लिटिल ब्रदर होते हैं वो इन सभी बातों को सुन रहे होते हैं और गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं तुम लोग एक भ्रष्ट ऑफिशियल हो, मैं तुम सभी को मार दूंगा। वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं क्या तुम मूर्ख हो गए हो, अगर तुम्हें मास्टर को
थोड़ा भी समस्या में नहीं डालना है तो तुम्हें यहीं पे शांत रहना चाहिए। तो मास्टर है वो सभी चीज को हैंडल कर लेंगे। सीनियर बड़ा की बात को सुनकर जो लिटिल ब्रदर होता है वो वहीं पे रुक जाता है। पुलिस अफसर कहता है जल्दी से यहाँ पे छानबीन करो, जो भी पैसे मिलेंगे या अनाज मिलेंगे उन्हें ले लेना, अच्छे से छानबीन करना, समझ गए। हम देखते हैं इतना सुनते हैं जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। छानबीन करने के नाम पे वो सभी सामानों को तोड़ रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी चीज को नोटिस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर सामने आता है और कहता है सर हम लोग को बस थोड़ा सा ही टेल्स मिला है। मेन ऑफिसर उस पैसे को पकड़ता है और कहता है ये जो गरीब है वो एक मार्शल आर्ट्स हॉल खोलना चाहते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो सब इतना बड़ा सोच कैसे लेते हैं। उन पैसों को लेकर वे सब वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं ये बहुत ज्यादा ही खराब जगह है, हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें ज्यादा पैसे भी नहीं मिले यहाँ से। और वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो सब निकल जाते हैं बूढ़ा आदमी कहता है हियर तुमने अपने पैसे को अच्छे से छुपा के रखा है ना। हियर कहती है फादर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उसे अच्छे से छिपा लिया है। तभी जो लिटिल ब्रदर होते हैं वो कहते हैं वो सब भ्रष्ट ऑफिसर थे, मैं उन्हें एक दिन पक्का मार दूंगा। तभी जो हियर होती है वो अपने फादर को रूम में ले जा रही होती है। बूढ़ा आदमी वहाँ से जा ही रहा होता है तो वो पीछे मुड़ता है और कहता है वांगर तुम्हें भी शांत रहना चाहिए, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही रेयर है इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारी ये कमजोरी है जो कि है तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुम्हें अपने कमजोरी पे काम करना चाहिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोगों ने इससे भी मुश्किल जीवन जिया है, जब समय आएगा तब तुम्हें यांग क्लैंग मार्शल आर्ट्स हॉल को चैलेंज भी करना है, तब सभी लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें उसी समय सभी को चौंकाना है, समझ गए। ये करके वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वहाँ से चला जाता है और हम लोग लिटिल ब्रदर को देखते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है वो यांग मार्शल हॉल में किसी को चैलेंज देंगे और हरा देंगे, वो अभी बहुत पावरफुल भी दिख रहे होते हैं। फिर हम लोग पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, उनसे एक बंदा बोलता है सर अब हमें कहाँ जाना चाहिए। वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है अब हमें ईजिंग सिटी जाना चाहिए, वहाँ पे कोई भी इंपोर्टेंट आदमी नहीं रहता है, मैंने छानबीन कर ली है, वो एक बिछड़ा हुआ इलाका है जिसे कोई भी नहीं जानता है, वहाँ पे हम लोग पैसे ठग सकते हैं। और भाई लोग ये जो ईजिंग सिटी है क्या वहीं पे हमारा एमसी भी नहीं रहता है, और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आगे देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक विशाल कैरेज को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी जा रहा होता है। उस कैरेज को देखे सभी लोग बात कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे देखो वो कैरेज वो बहुत ज्यादा ही विशाल दिख रहा है। दूसरा आदमी जो उसके साथ खा रहा होता है वो कहता है तुम्हें उसे देख के समझ में नहीं आ रहा है वो किसका कैरेज है। वो बताता है कि ये जो कैरेज है उस कैरेज को कहा जाता है याओ कैरेज। ये कैरेज तभी निकलता है जब मैजेस्टी एक फरमान को जारी करते हैं और उसके पीछे जो झंडा है वो एक ड्रैगन और फिनिक्स का झंडा है जो रिप्रेजेंट करता है हमारी ग्रेट सुन रॉयल फैमिली को। दूसरा आदमी बोलता है ऐसे लग रहा है हमारे पिंगयांग सिटी में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। जो दूसरा आदमी खा रहा होता है कहता है तुम रोड को देख के नहीं बता सकते हो, वो जो कैरेज है वो यांग मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर जा रही है। हम देखते हैं वो जो कैरेज होता है वो सही में ही यांग क्लैंग के मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर जा रही होती है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। बाहर से एक आदमी बोलता है यंग मास्टर यांग जो मास्टर है वो आपको ढूंढ रहे हैं और उन्होंने आपको बुलाया है। वेट उनकी बातों को सुनता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो अपने हाथों की ओर देखता है और कहता है मैं जो बोन स्टेज है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो चुका है, अब अगला फोकस करना है ब्रेक थ्रू करने पर, मैं जल्दी से बोन बैरियर में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। फिर वो अपने दरवाजे को खोलता है और कहता है भाई यार वो समय आ गया है, मैं इतने दिनों से भाग दौड़ कर रहा था अपने रिवॉर्ड के लिए, वो जो रिवॉर्ड है वो आ गया है। हम देखते हैं वो जो कैरेज होता है वो यांग मार्शल आर्ट्स हॉल के सामने ही रुकता है। उसके सामने जो बंदा होता है वो बोलता है पिंगयांग टाउन के यांग डॉक्जियोंग आपके लिए एक फरमान जारी हुआ है। हम देखते हैं वहाँ पे जो मास्टर होते हैं शायद उनके जितने भी डिसाइपल होते हैं वो पहुंच गए होते हैं। मास्टर कहते हैं पिंगयांग टाउन के यांग डॉक्जियोंग आपके सामने है। वो सब रिस्पेक्ट भी शो कर रहे होते हैं। वो जो ऑफिशियल बंदा होता है वो घोड़े से नीचे उतरता है और स्टोर को खोलते हुए कहता है जो हमारे एम्पर है उन्होंने एक आदेश को जारी किया है, आज जो चाहो चाहो काउंटी है वो खत्म हो चुका है और पिंगयांग एस्टेब्लिश हो चुका है एक काउंटी की तरह। साथ जो ईजिंग है वो भी एक टाउन बन चुका है। उसके अलावा रिवर गॉड ऑफिस और डेमन हंटिंग ब्यूरो भी एस्टेब्लिश हो चुका है क्योंकि यांग डॉक्जियोन और उसके डिसाइपल ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इसका उन सबको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। उन्होंने घोष मर्डर कल्ट को खत्म करने के लिए बहुत ही मदद की थी। एमसी उन सभी बातों को सुन रहा होता है और हाँ ये आ गया है। वो आदमी आए कहता है यांग डॉक्जियोन तुम्हें अपॉइंट किया गया है रिवर गॉड ऑफिस के हेड और डेमन हंटिंग ब्यूरो के हेड की तरह और तुम्हें अवार्ड दिया जा रहा है 100 टेल्स ऑफ गोल्ड और 3 ड्रैगन ब्लड एस्टेट्स। एमसी सुनता है और सोचता था ड्रैगन ब्लड एस्टेट ये कीमती घोड़े होते हैं जो कि सिर्फ रॉयल फैमिली ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं, इनकी कीमत अमूल्य है, कोई भी इन्हें नहीं खरीद सकता है और मास्टर के पास ऐसे 3 घोड़े हैं। वो आदमी आगे बता रहा है कि यूनियन को अपॉइंट किया गया है पिंगयांग काउंटी के शेरिफ की तरह। यांग यू तुमने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है घोष मर्डर कल्ट को खत्म करने के लिए, इसका तुम्हें अपॉइंट किया गया है रिवर गॉड के पोजीशन के लिए और तुम्हें अवार्ड दिया जा रहा है 100 सिल्वर टेल्स। एमसी इन सभी बातों को सुनकर खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है हाँ अब मैं रईस बन ही गया हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। वो बंदा आए कहता है साथ साथ तुमने एक फिनोटिक सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया है, इस कारण तुम्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वो जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, हमारे मैजिस्ट्रेट ने खुद ही उसे चेक किया है। जो सिख प्रिंस है वो 500 कैरेक्टर को 7 दिन में ही सीख गया है, इस कारण हमारे मैजिस्ट्रेट बहुत खुश हुए तुम्हारे से और यही वजह है जिस कारण तुम्हें एक ड्रैगन ब्लड एस्टेट दिया जा रहा है। एमसी उस बात को सुनता है और उसका जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है। जितने सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो एमसी की ओर देख रहे होते हैं चौंकते हुए। एमसी सोच रहा था अब मेरे पास भी एक ड्रैगन ब्लड एस्टेट है। वो आदमी कहता है कि तुम सबको ऐसे ही अपने विल को आगे रखना चाहिए और हमारे
काउंटी की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारा जो शहर है वो बचा रहे और जितने भी लोग हैं वो सब प्यार से रहे। यह कहकर वो मास्टर को स्क्रॉल दे रहा होता है। वो कहता है, लॉर्ड यंग, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, जो ड्रैगन ब्लड हॉर्स है वो कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगा यंग रेसिडेंस में। मास्टर कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे उसकी इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है अभी, आप इतना लंबा सफर करके थक गए होंगे, क्यों ना आप अंदर आराम कर ले, मैंने आपके लिए खाने का व्यवस्था भी किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो जो ऑफिशियल होता है वो खाने के लिए बैठ जाता है, तो उसके अगल बगल में मास्टर और लियांग बैठे होते हैं। टेबल पे बहुत सारा खाना होता है। जो ऑफिशियल होता है वो एमसीक्यू देखता है और कहता है, ये जो यंग आदमी है वो पक्का ही आपका 9 डिसाइपल लियांग होगा, मैंने इसके बारे में बहुत सी बातें सुनी है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है अभी भी और ताकतवर भी। वो ऐसे ही तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। एमसीक्यू उनकी सभी तारीफ को सुनता है और कहता है, सर आपको इतना ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो ऑफिशियल आदमी होता है वो कहता है, हमारे जो मेजेस्टी है वो तुम्हारी प्रशंसा करने से रुक ही नहीं रहे हैं, वो तुम्हारे फिनोटिक सिस्टम से सही में बहुत खुश हुए हैं, मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ड्रैगन ब्लड हॉर्स है वो तुम्हारा पूरा रिवॉर्ड नहीं है, कुछ महीने बाद जब तुम्हारा फिनोटिक मेथड स्कूल में और एकेडमी में पढ़ाया जाएगा तब तुम्हें सही वाला रिवॉर्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एमसी उस बात को सुनता है और सोचता होता है, मेरे लिए और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स है। उसके जितने भी सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो बात को सुन के चौंक जाते हैं, उन्हें भी विश्वास नहीं होता है एमसी इतना ज्यादा अचीव कर लिया है। मास्टर इस बात को सुन के खुश होते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। जब मिस्ट्रेस होती है वो हंसती है और कहती है, जो लिटिल नाइन है वो हमेशा ही शांत रहता है, लेकिन जब भी काम आता है वो अच्छे से बोलता है, इसने बहुत बढ़िया काम किया फिनोटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। फिर हम लोग सीनियर ब्रदर जू को देखते हैं, जो कि कहते हैं, जूनियर ब्रदर हमें ये चीज जल्दी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी, मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लंबे समय तक सब मुझे मूड कहते थे। ब्लू बाय वाला जो बंदा होता है वो उनकी बातों को सुन के हंसना स्टार्ट करता है। ऐसे उन सभी की बातों को सुन रहा होता है और सोच रहा होता है, ये सब मेरे 9 साल की पढ़ाई के बाद हुआ है, ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। कभी ऑफिशियल आदमी होता है वो कहता है, मैं कहना चाहता हूँ जो पिंगियन काउंटी गवर्नमेंट ऑफिस है उसके लिए जितने भी लोग हैं उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है, अब डेमन हंटिंग ब्यूरो के लिए लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। सर रिवर गॉड ऑफिस के लिए भी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना है। जो रिवर गॉड ऑफिस के लीडर है उनको आप जानते होंगे, लॉर्ड यंग, वो आपके पुराने मित्र है। जो मास्टर यंग होते हैं वो सोच रहे थे, मैं उन्हें जानता हूँ, वो भी बहुत पहले से। कौन है वो? जो ऑफिशियल होता है वो कहता है, इसके अलावा जो सप्लाईज है वो कल तक आ जाएंगे, कल आपको बहुत ज्यादा ही काम करना होगा लॉर्ड यंग। हिज मैजेस्टी ने कहा है जो पिंगियन काउंटी है ये जरूरी नहीं है कि वो काउंटी रहे, वो एक प्रीफेक्चर बन सकता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आस पड़ोस के लोग भी आके रह सकते हैं। एमसी उन सभी बातों को सुन रहा होता है और सोच रहा होता है, जो पिंगियंग है वो एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पे कोई भी फाइट ले सकता है। एक टाउन जो कि काउंटी बन गया है, बहुत ही रेयर होता है ऐसा देखना, पर ऐसा लग रहा है इसके लिए कोई प्लान्स भी होंगे, जिस कारण इसे रिफ्यूजीज का इलाका भी बनाया गया है। ये बढ़िया बात है क्योंकि इन सब के बीच में मैं साइन कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कैटफिश को देखते हैं जो कि घबराई होती है और एक पत्थर के पीछे छिपी होती है। हम देख पाते हैं उसके पीछे बहुत से शार्क्स होते हैं, वो सब कहते हैं रिवर गॉड को डिस्कवर कर लिया गया है, ग्रेट डिमन। अभी समझ में नहीं आ रहा है वो सब क्या कह रहा है, लेकिन वो सब खतरनाक दिख रहे होते हैं और ऐसा लग रहा है वो सब एक गुफा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि मार्केट में घूम रहा होता है। वो सभी को देखता है और सोचता होता है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा लग रहा है ये सब रिफ्यूजीज है जो कि आस पड़ोस के शहर से आए हैं। तभी उसके पीछे से एक बच्चा आता है और कहता है, ब्रदर बेट, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया है। वो कहता है, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो आपको ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप मुझे पिंगियन सिटी में मिल जाएगा, आप पिंगियन सिटी में नहीं थे, लेकिन आखिरकार मैंने आपको देख ही लिया, आपको जल्द से असेंबली हॉल में जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ हो गया है। वेट कहता है, जो विलेज हेड है वो मुझे ढूंढ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्हें मुझसे कौन सा काम होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम हैं वहाँ पे वही ऑफिसर पहुंच गया होता है जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर बियान। वो कहता है, विलेज हेड जो काउंटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि मुझे बहुत से राशन को कलेक्ट करना होगा अलग अलग जगह से। आपको तो पता ही होगा आस पड़ोस के देश से बहुत सारे रिफ्यूजीज हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारे शहर के पास इतना पैसा नहीं है, जैसा राशन नहीं है जिससे वो दूसरे को खिला सके, इसी कारण हमारे मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर दिया है। मुझे आशा है आप इसके साथ कोऑपरेट करेंगे। और वो शांत से चाय पी रहा होता है, उसके सामने जो आदमी होता है वो कहता है, इंस्पेक्टर बियान, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको कितना अनाज चाहिए इस बार? इंस्पेक्टर बियान कहते हैं, मुझे 150 किलो अनाज चाहिए या 50 वेन। इस बात को सुनकर जो विलेज हेड होते हैं वो कहते हैं, क्या हम लोग इतना अनाज अफोर्ड भी कैसे कर सकते हैं? आपको पता है आप कितना ज्यादा अनाज मांग रहे हैं? सभी लोग चौंके होते हैं। तभी जो इंस्पेक्टर बियान होते हैं वो अपने चाय को नीचे रखते हैं और कहते हैं, ये जो मैटर है वो मजिस्ट्रेट खुद ही देख रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं मैं खाली हाथ वहाँ पे लौट जाऊँ? आप सबको पता ही होगा अभी चाहो चाहो काउंटी को मैनेजमेंट डिजास्टर का सामना करना पड़ा, इस टाइम हम लोग बहुत सारे रिफ्यूजीज को ले रहे हैं। फिर वो चेयर से उठते हैं और वो विलेज चीफ के पास जाते हुए कहते हैं, तुम्हारा जो पिंगियन का इलाका है वो बहुत लकी है जिसे थोड़ा भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, इसमें बड़ी बात क्या है और तुम लोग थोड़ा ज्यादा ही दे दोगे। वो पीछे मुड़ता है और सोचा होता है, ये सब बस किसान है, अगर हम लोग इनसे ज्यादा पैसे या अनाज नहीं मांगेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? तो जो विलेज चीफ होते हैं वो कहते हैं, हम लोग का जो पिंगियन कंट्री है उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास एक आदमी था जो कि इसे प्रोटेक्ट करके रखा था घोस्ट मर्डर कल्ट से, इसमें कोई भी लक वॉक की बात नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं सर। फिर इसके पीछे से एमसी आता है और कहता है, हम लोग रिफ्यूजीज के लिए खाना दे सकते हैं, ये झोपड़ियां बना सकते हैं, आपको ये प्लान कैसा लग रहा है? सभी लोग एमसी को देखते हैं और कहते हैं, ये वेड है, वेड तुम यहाँ पे आ गए हो, ये बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग बच
जाएंगे। वो अफसर अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, बच्चे तुम कौन हो, मुझे बताओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बात को काट सको, क्या तुम्हें मरना है? विलेज चीफ इंस्पेक्टर को बीच में ही रोकते हैं। ओके इंस्पेक्टर बियान, मुझे मौका दीजिए, मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये बंदा एक प्रोडिजी है एग्जिम सिटी का, सही सर, ये मास्टर यांग का डिसाइपल भी है। वो जो इंस्पेक्टर होता है वो चौंक जाता है, वो कहता है मास्टर यांग, हाँ मतलब यांग डॉक्सियोंग है। वो सोच रहा था नहीं, इतने सारे जगह में तो यांग डॉक्सियोंग का डिसाइपल है, वो यहीं पे रहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए अभी। यांग डॉक्सियोंग, इस नाम को मैं बार बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखा करता था कोर्ट में। फिर वो घबराते हुए अपने स्वॉर्ड को अंदर रखता है, वो कहता है इससे क्या हुआ, अगर तुम मास्टर यांग का डिसाइपल हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट ऑर्डर है काउंटी मजिस्ट्रेट से, तुम्हें इसे मानना ही होगा। वेट कहता है ऑफ कोर्स, मैं कहाँ आपको प्रेशर दे रहा हूँ सर, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो चाओ चाओ काउंटी है वो काउंटी रही ही नहीं है ना सर। ये कहते हुए वो उस ऑफिसर के बहुत करीब आ गया होता है। वो जो ऑफिसर होता है वो डर के मारे अपने कुर्सी में बैठ जाता है, एमसी चौंकते हुए उस पुलिस की ओर देख रहा होता है और कहता है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कौन से काउंटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को मान रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो? वो पुलिस ऑफिसर घबराया होता है, वो कहता है ये इंडिया। तभी दूसरा ऑफिसर उसके पास आता है और कान में कहता है सर आप एक ऑफिशियल है, वो भी ग्रेड सुन के आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक ऑफिशियल होने के नाते आपको किसी को एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना है, और ये तो एक नॉर्मल बंदा है, आप क्यों डर रहे हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक बहाना ढूंढता जिससे मैं इसे गिरफ्तार कर लेता और बाहर में टॉर्चर करता था। और जहाँ तक रही यांग डॉक्सियोंग की बात, तो वो एक नॉर्मल डिसाइपल के लिए कभी भी ऑफिसर से पंगा नहीं लेगा। आपको पता है एक ऑफिशियल आदमी दूसरे ऑफिशियल आदमी के लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ा करता है। और भाई लोग इस पैनल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये जो दूसरा बंदा है वही इसे बार बार मोटिवेट कर रहा है, यानी कि कान भरे जा रहा है। उसकी बातों को सुनकर जो मेन ऑफिसर होता है वो सोच आता है हाँ इसने सही कहा, मैं इस बच्चे से डर क्यों रहा हूँ, ये ना ही ऑफिशियल है ना ही मार्शल मास्टर, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या यांग डॉक्सियोंग सही में एक नॉर्मल डिसाइपल के लिए ऑफिसर से पंगा लेगा? ऐसा नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक घोड़ा आ गया होता है और उस घोड़े पे एक आदमी बैठा होता है। सभी लोग चौंकते हुए वहीं देख रहे होते हैं। वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है और कौन है वहाँ पे? जो सोल्जर वहाँ पे आया होता है वो कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन लियांग कहाँ पे है? वो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को सुनता है और कहता है क्लाउड ईगल राइडर, वो भी 6th फैन स्कूल से। वेट सामने आता है और कहता है मैं ही लियांग हूँ। पीछे से जो ऑफिसर होता है वो कहता है लियांग, ये नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन मैंने ये भी सुना है जो 6th फैन स्कूल है वो घोष मर्डर कांड के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या ये बच्चा उससे रिलेटेड हो सकता है? रुको, ये एक परफेक्ट टाइमिंग है, मैं इसे फंसा सका हूँ, यही तो मुझे जरूरत था, मुझे बस थोड़ा सा झूठ बोलना है और ये बच्चा यहीं पे फंस जाएगा। उसके बाद मैं इसे अपने अंडर रखूंगा और टॉर्चर करूंगा। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक कॉमनर होके ऑफिसर से पंगा लेगा। फिर हमें 6th फैन स्कूल के बारे में बताया जाता है। जो 6th फैन स्कूल है वो एक कलेक्टिव नाम है 3 जुडिशियल ऑफिस का। अगर उनके नाम को अलग अलग बताया जाए तो पहला नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट, दूसरा द कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और तीसरा है द सेंसोरेट। जो तीनों जुडिशियल ऑफिस है वो रिस्पॉन्सिबल है सभी तरह के केसेस को लेकर, सभी क्रिमिनल को अरेस्ट करने को लेकर, पूछताछ करने को लेकर। ये तीनों जुडिशियल ऑफिस है वह बहुत सारे काम करते हैं, जैसे की सभी केस को देखना, क्रिमिनल को अरेस्ट करना, उनसे पूछताछ करना, और उन सभी के पास अपने अपने आर्म फोर्स होते हैं जैसा की एक कंट्री के पास होता है। वो जो आर्म फोर्स होते हैं उन सबको हम लोग कहते हैं क्लाउड ईगल राइडर, और हर एक राइडर रसिंग हॉर्स मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे होता है। हम देखते हैं वो जो राइडर होता है वो अपने घोड़े पर से नीचे उतरता है, वेट सामने रिस्पेक्ट शो कर रहा होता है और कहता है सर मुझे नहीं पता है जो रिवर लॉर्ड है उन्हें मुझसे क्या काम होगा। तभी जो पीछे ऑफिसर होता है वो एमसी को साइड करता है और कहता है लॉर्ड जहांग, बहुत लंबा समय हो गया है जब से मैं आपसे मिला हूँ। लॉर्ड जहांग बोलते हैं तुम कौन हो? वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है माय लॉर्ड, मेरा नाम बियान सिमाओ है, मैं चाओ चाओ काउंटी से हूँ। कुछ समय पहले जब लॉर्ड ली चाओ चाओ काउंटी के मजिस्ट्रेट से मिलने आए थे तब मुझे भाग्य मिला था कि मैं आपको देख सका। लॉर्ड जहांग बोलते हैं हाँ तो तुम्हें काम क्या है? वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है मैंने सुना है आप उस समय से बहुत ज्यादा ही बिजी चल रहे हैं घोष मर्डर कल्ट केस को लेकर, और मुझे एक आदमी पे शक भी है जो कि बहुत ज्यादा ही रिलेटेड होगा घोष मर्डर कल्ट से। लॉर्ड जहांग कहते हैं हाँ वो कौन है? तभी वो जो ऑफिसर होता है वो वेट की ओर उंगली करता है और कहता है ये वही बंदा है, मुझे इस पर शक है। मैं मन ही मन सोच रहा था ये मुझे फंसाना चाहता है क्या? वो बंदा आगे बोलता है कि हालांकि ये मास्टर यांग का डिसाइपल है, वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन तभी भी ये बंदा घोष मर्डर कल्ट से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता है ये कैसे मास्टर यांग का डिसाइपल बन गया है, लेकिन जो घोष मर्डर कल्ट है वो बहुत बड़ी है और धीरे धीरे करके वो मास्टर यांग के डिसाइपल में घुस गया है। लॉर्ड जहांग उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं तो इंस्पेक्टर बियान आप क्या चाहते हैं, मैं इस बंदे से कैसे डील करूं? जो इंस्पेक्टर बियान होते हैं वो कहते हैं माय लॉर्ड मुझे इसकी कस्टडी चाहिए, उसके बाद मैं इसे जेल में ले जाऊंगा और खुद पूछताछ करूंगा, मैं सभी टेक्निक्स का यूज करूंगा पूछताछ करने के लिए, और मैं पक्का ही घोष मर्डर कल्ट के लोकेशन को निकलवा लूंगा इससे, मैं आपको वादा करता हूँ। और वो मन ही मन सोचा होता है वो एक रॉड को गर्म करेगा और एमसी के शरीर के अंदर डालेगा। लॉर्ड जहांग उसकी बातों को सुनते हैं और हंसना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो। इंस्पेक्टर बियान आपको पता है ना आप कौन से रैंक पे है और मैं कौन से रैंक पे हूँ? इंस्पेक्टर बियान घबराते हैं और कहते हैं हाँ मैं एक सब 9th रैंक का इंस्पेक्टर हूँ, और माय लॉर्ड अगर आपकी बात है तो आप एक ब्रॉन्ज प्लेटेड क्लाउड ईगल राइडर है जो कि 7th रैंक ऑफिशियल है। तभी जो लॉर्ड जहांग होते हैं वो अपने स्वॉर्ड पे हाथ रखते हैं और कहते हैं अगर तुम दूसरे आदमी को फंसाने की कोशिश करोगे जो कि तुम्हारे रैंक से ऊपर है तो तुम्हें पता ही होगा तुम्हें कौन सा पनिशमेंट मिलेगा। तभी जो लॉर्ड जहांग होते हैं वो अपने स्वॉर्ड को सामने ले आते हैं। इंस्पेक्टर बियान कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे पता है नियम
के हिसाब से मुझे मौत की सजा मिलेगी। उसका जो बॉडी होता है वो कांप रहा होता है। वो कहता है लेकिन मैं आपको फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ माय लॉर्ड, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। और ये कहते हुए वो अपने घुटनों पे आ गया होता है। जो लॉर्ड जहांग होते हैं वो कहते हैं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है कि तुम एक सब 8 रैंक ऑफिसर को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। इंस्पेक्टर बियान घबरा रहे होते हैं। वो कहते हैं सब 8 रैंक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कब किसी को फंसाने की कोशिश की, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है माय लॉर्ड मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। लॉर्ड जहांग कहता है बियान सीमाओ और उसके जितने भी साथी है उसने सब 8 रैंक रिवर गॉड लियांगी को फंसाने की कोशिश की है और नियम के हिसाब से तुम्हें अभी मार दिया जाएगा। लॉर्ड जहांग पूछते हैं ब्रदर लियांग आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं इसे अभी मार दूं या नहीं। इंस्पेक्टर बियान उसकी बातों को सुन रहे होते हैं और सोचते हैं ये बच्चा एक सब 8 रैंक का रिवर गॉड है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं। एमसी इंस्पेक्टर बियान को देख रहा होता है, वो भी गुस्से से। सभी लोग उनकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं क्या वेड एक ऑफिसर बन गया है। दूसरा आदमी बोलता है एक सब 8 रैंक का ऑफिसर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जो हेवन है वो हम पे बहुत ज्यादा ही दया कर रही है। वेड सही में एक बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड बच्चा है। जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और वेड से माफी मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं गलत था, मुझे नहीं पता था जो लॉर्ड लियांग है वो एक रिवर गॉड है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसके पीछे एक बंदा होता है। वो कहता है हाँ मुझे याद आ गया, लियांग यू एक ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं है, ये मास्टर यहाँ का डायरेक्ट डिसाइपल है, वो भी 9th। मैं सुना है ये इतना टैलेंटेड है जिस कारण जो हमारे मैजेस्टी है उन्होंने इसे खुद से रिवॉर्ड दिया है। वेट कहता है नियम के हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और वो है मौत की सजा। इंस्पेक्टर बियान क्या आप इससे सहमत नहीं होते हैं। तो इंस्पेक्टर बियान के साइड में जो ऑफिसर होता है वो कहता है लॉर्ड लियांग इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो अंधा हो गया था और ये मुझे फंसाया जा रहा था, आपके ग्रेटनेस को कौन नहीं देख सकता है, मुझे पहले से पता था आप बहुत ग्रेट है, ये सब बियान सीमाओं ने किया है और ये सब उसी का आइडिया था, मुझे माफ कर दीजिए। तो इंस्पेक्टर बियान होता है वो उस बंदे को पकड़ लेता है और कहता है तुम जानवर उस समय से तुम ही आग भड़का रहे थे और अभी कह रहे हो ये सब मेरी गलती है। वो जो दूसरा इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्टर बियान के गर्दन को पकड़ लेता है और दबाना स्टार्ट करता है। वो कहता है तूने बहुत बुरे काम किए हैं जिसका पश्चाताप तुम्हें करना ही होगा, लेकिन उसके लिए कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, समझ गए। एमसी उन सबके झगड़े को देख रहा होता है और एक जोरदार किक दोनों को मारता है जिससे वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। वेट कहता है तुम लोगों ने काउंटी मजिस्ट्रेट का नाम यूज करके इलीगली लोगों से पैसा मांग रहे हो और अनाज मांग रहे हो, जल्दी से राइडर जहान के साथ जाओ और अपनी गलती को स्वीकार करो। वो उन सबको देखते हुए सोच रहा होता है हालांकि मैं इन सबसे डायरेक्टली डील करता लेकिन यहाँ पे राइडर जहान है तो मैं उन्हें डील करने के लिए दे देता हूँ। तभी वो राइडर जहान के पास जाता है और कहता है राइडर जहान मुझे अभी तक नहीं पता चला है आपको मुझसे कौन सा काम है। राइडर जहान अपने शॉर्ट को म्यान में डालते हैं और कहते हैं ओह मैं भूल गया था, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है 3 जुडिशियल ऑफिस है, इसी कारण मैं इंक्वायरी करने के लिए आया हूँ। ब्रदर लियांग क्या आप 3 जुडिशियल ऑफिस में ज्वाइन होना चाहेंगे। और वो एक टोकन को दिखा रहा होता है। उस सवाल के बाद जो एमसी होता है वो मन ही मन बताने लगा है कि जितना ज्यादा तुम्हारे पास ताकत होगा उतना ही ज्यादा तुम पावर में खोते जाओगे और मैं मॉडर्न दुनिया से आया हूँ, इस कारण मुझे पता है इस दुनिया में जो मार्शल आर्टिस्ट है वो अपने ताकत से किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, तो मुझे किस तरह के जीवन को चूज करना चाहिए मैं अभी तक डिसाइड भी नहीं किया हूँ। तभी वो कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं लियांग हूँ, मैं आपके पोजीशन को नहीं ले सका हूँ। लॉर्ड जहान कहते हैं ब्रदर लियांग आपके पास जो टैलेंट है उससे आप क्लाउड ईगल राइडर बन सकते हैं और आपके ईयर के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देगा, क्या आप दोबारा से इसके बारे में नहीं सोचिएगा। वेट कहता है मैं माफी चाहता हूँ राइडर जहान, लेकिन मैं इस बात को रिकंसिडर नहीं करूंगा। उसके पीछे जो विलेज चिप होते हैं वो कहते हैं वेट तुम इसे मना क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, जल्द से अपने शब्दों को वापस लो। वेट सोच रहा था अगर मैं नए प्रोफेशन को लूंगा उससे मुझे बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे और ट्रेजर्स मिलेंगे, लेकिन मुझे टेक्निक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मास्टर ने और जो रिवर गॉड पोजीशन है उसने मुझे बहुत सारी टेक्निक्स सिखा दी है। और जहाँ तक रही ट्रेजर्स की बात यानी कि पैसों की बात, तो मुझे वो पैसे भी मिल जाएंगे, मुझे बस उस इलाकों को चेकआउट करना है जिस इलाके के बारे में बहुत ज्यादा ही अफवाह है कि वहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। फिर हम देखते हैं एमसी पानी के अंदर आ गया होता है। वो कहता है मैं पहले ही 4 घंटे से अंदर स्विम कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं डीप वाटर जोन से बहुत दूर हूँ। वो अभी तैरने जा रहा होता है। वो कहता है कि जितना ज्यादा मैं शैलो वाटर से दूर होता जा रहा हूँ उतना ही खतरा बढ़ते जा रहा है, मुझे सतर्क रहने की जरूरत होगी। तभी उसकी नया कैटफिश पे पड़ती है। कैटफिश वापस लौट रहा होता है, वो परेशान दिख रहा होता है। वो कहता है उस पत्थर के पीछे, उस पत्थर के पीछे। एमसी उस पत्थर के पीछे देखता है और कहता है ये हम देख पाते हैं वहाँ में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती है। एमसी बताता है कि एक नॉर्मल स्टर्जियन लगभग 3 मीटर का होता है, लेकिन अगर इसके लंबाई के बारे में बात किया जाए और ऑरा के बारे में बात किया जाए तो ये सब सही में मॉन्स्टर्स है। उसके सामने एक पैनल आता है। एमसी उस पैनल को देखा है, उस पर लिखा होता है जो ड्रैगन सीड का ऑरा है उसे डिटेक्ट किया गया है। एमसी सोच रहा था ड्रैगन सीड का ऑरा क्या सही में जियांगी के बॉटम में एक ड्रैगन है। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सही में एक ड्रैगन होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डेमन किंग होगा इस गुफा में। और हम देख पाते हैं वहाँ पे एक मछली होती है जो कि बड़ी दिख रही होती है, वैसे अच्छी भी दिख रही होती है, यानी कि इसके अंदर एक ड्रैगन ब्लड होगा। एमसी सोचा था हाँ मैं समझ गया हूँ, ये एक हाई लेवल का डंजन है, इसे मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। वो वहाँ से डरते हुए भाग रहा होता है और कहता है क्या मुझे मास्टर से मदद मांगनी चाहिए। नहीं, मैं अभी अभी यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ, मैं मास्टर को प्रॉब्लम नहीं दे सकता हूँ, मुझे जल्द से पिंगियन काउंटी में जाना चाहिए। आज वही दिन है जब ब्रदर जियान ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, मुझे जल्दी करनी चाहिए। और एमसी वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग एक जंगल का सीन देखते हैं, हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि ताकतवर दिख रहा होता है और बहुत ही अजीब भी। उसके सामने जो मस्कुलर बंदा होता है वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। जो मस्कुलर बंदा होता है वो अपने बॉडी में से ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। दूर से जो फादर होते हैं साथ साथ उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उस फाइट को देख रहे होते हैं। लिटिल सिस्टर बोलती है जो मॉन्स्टर है वो एक बहुत बड़ा बग है एक इंसानी चेहरे के साथ, क्या हुआ इस मॉन्स्टर से फाइट
कर पाएगा? सीनियर ब्रदर बोलते हैं ये जो मूर्ख आदमी है वो इतना भी सिंपल नहीं है जितना दिखता है। बूढ़ा आदमी उसे देख रहा होता है और कहता है वांग के चेहरे को देखकर मत मूर्ख बनो, इसका जो मार्शल आर्ट का टैलेंट है वो बहुत हाई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। वो उसके सिंपल दिखने वाले चेहरे के पीछे छिपा हुआ है। हम देख पाते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अटैक कर देता है उस मस्कुलर बंदे पे। मस्कुलर बंदा भी तैयार होता है, वो अपने पंच को तैयार करता है और हम देख पाते हैं उसके पंच के पीछे एक लायन दिखता है। हमें बताया जाता है यह एक जंगली शेर है और वो लगातार पंच मारना स्टार्ट देता है उस मॉन्स्टर पे। वो जो मॉन्स्टर होता है वो जख्मी होते जा रहा होता है। आखिर में वो एक जोरदार पंच मारता है। लेडी सिस्टर उस चीज को देख रही होती है। वो कहती है क्या वो अस्त्रा की वाई है? नहीं, जो हुआंग है वो अभी तक उल्फे स्मोक रेल तक नहीं पहुंच पाया है, तो वो अस्त्रा की वाई नहीं होगा। तो बूढ़ा नहीं होता है, वो बताता है हाँ वो अस्त्रा की वाई के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, वो एक नॉर्मल की वाई है जो कि उसकी तरह दिखता है लेकिन है नहीं। इस दुनिया में ऐसे भी जीनियस पैदा हुए हैं जो कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए बने हुए हैं। उनके पास अलग अलग तरीके की फिजिक्स होती है और जो हमारा हुआंग है वो भी उन जीनियस में से एक है जिनके पास ताकतवर हड्डियां है। हम देख पाते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो हुआंग पे अटैक कर दिया होता है, लेकिन जो हुआंग होता है वो उस मॉन्स्टर को दांतों से पकड़ लेता है और पीछे मुड़ के उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से फाड़ देता है। बूढ़ा आदमी कहता है अगर मुझे एक सेंटेंस में बताना हो हुआंग क्या है तो वो एक जीनियस है अपने ही रेल में। वो अपने रेल में सबसे ज्यादा ताकतवर है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ब्रदर जियांग के ब्रेक थ्रू का सीन देखते हैं। ब्रदर जियांग अभी कल्टिवेट कर रहे होते हैं और उसके सामने सभी सीनियर ब्रदर और जूनियर ब्रदर होते हैं, साथ ही मास्टर भी होते हैं। वो कल्टिवेट कर रहे होते हैं, उनके बॉडी में से क्यूआई निकल रहा होता है। एमसी उन्हें देख रहे होते हैं, फिर उसकी नजर एक बोतल पे जाती है। वो कहती है वो बोतल में क्या है? एक ब्लड एक्सचेंज पिल या एक एलेक्सर जो कि ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है। तभी मास्टर कहते हैं अब समय हो चुका है। हम लोग सीनियर ब्रदर जियांग को देखते हैं जो कि कल्टिवेट कर रहे होते हैं। उनकी जो आधी बॉडी होती है वो लाल हो गई होती है। अचानक ही जो मास्टर यांग होते हैं वक्त अभी अपने क्यूआई ब्लड को रिलीज करो। इतना सुनते ही हम लोग वेट को देखते हैं। वो सोच रहा होता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल कोई ब्लड का, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये पूरा चीज ये सब कुछ सीनियर ब्रदर जियांग की तरफ से आ रहा है। हम लोग सीनियर ब्रदर जियांग को देखते हैं, उनकी पूरी बॉडी लाल हो गई होती है, उनके आसपास से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। एमसी उन्हें देख रहा होता है और सोचता है तो यह है ब्लड एक्सचेंज। एक नॉर्मल पर्सन अगर 20% ब्लड को खो दे तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है, अगर 30% ब्लड को खो दे तो वो खतरे में आ सकता है और मौत के करीब। तो ब्लड एक्सचेंज है उसमें तुम्हें 3 सर्जेस और 3 कॉपुलेशन को पार करना होता है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक सर्ज को पार करना भी मुश्किल हो जाता है। सीनियर ब्रदर जियांग के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होता है वो बदल गया होता है। वेट सोच जाता है तो ये इंपॉर्टेंस होती है फर्स्ट गेट के फाउंडेशन की। मुझे आज समझ में आ रहा है ये जो ब्लड गेट है वो एक मार्शल आर्टिस्ट का मेंटलिटी टेस्ट भी है। जब तुम मौत के करीब होते हो तो सभी लोग उसे नहीं सह पाते हैं, अधिकतर लोग मारे जाते हैं। इसी कारण तुम्हें एक गार्डियन की जरूरत होती है जो तुम्हें गाइड करे तुम्हें कैसा काम करना है। अगर 2 मार्शल आर्टिस्ट के बीच में एक कॉन्टेस्ट हो रहा है तो जिसके पास ज्यादा क्यूआई ब्लड होगा वो जीतेगा और जिसके पास कम क्यूआई ब्लड होगा वो मारा जाएगा। तो क्यूआई ब्लड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइट में। जैसे तुम्हारा जो ब्लड गेट है वो टूट जाता है तो एक मार्शल आर्टिस्ट का क्यूआई ब्लड अचानक से गिरना स्टार्ट हो जाता है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। अभी जो सीनियर ब्रदर जियांग होता है उनके ऊपर जो लाल कलर का लेयर होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। वो खड़े होते हैं और कहते हैं आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। वो अपने बॉडी की ओर देख रहे होते हैं। अभी जो लियांग होता है वो सामने जाता है, वो कहता है सीनियर ब्रदर आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सीनियर ब्रदर हु भी वहां पे जाते हैं और कहते हैं कांग्रेट्स। मास्टर यांग सभी चीज को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। सीनियर ब्रदर जियांग सोच रहे होते हैं मैं आखिरकार मार्शल मास्टर बन ही गया। अभी जो सीनियर ब्रदर जू होते हैं वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ज्यादा घमंडी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ और नहा लो, उसके बाद तुम खाना खा लेना, आज पूरे दिन से तुम भूखे हो। उससे दूर से उन्हें देख रहा होता है और सोचता है जो ब्लड गेट है वो इंपॉर्टेंट है चारों गेट में से, क्या मैं उसे पास कर पाऊंगा? जब मेरा समय आएगा मुझे कैसे भी करके टाइम निकालना होगा और इस बात को मास्टर को बताना होगा या कोई बहाना मार दूंगा मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो यांग मार्शल आर्ट्स हॉल है उसके सामने बहुत भीड़ होती है। वो सब साइन अप करने के लिए आए होते हैं, यानी कि इनरोल एडमिशन जो भी कह लो। भीड़ में सभी लोग बात कर रहे होते हैं हाँ ये सही में यांग क्लैन का मार्शल आर्ट्स हॉल है, वो इसके आस पास भी नहीं है, मैं इसी में एडमिशन कराने वाला हूँ। उसके सामने जो बंदा होता है वो कहता है सही में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है जो मास्टर यांग का 9 डिसाइपल है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, उसने अपना टैलेंट दिखाया सभी को और सभी लोग उसके टैलेंट को देख के चौंक गए थे। सिर्फ 2 सप्ताह के ट्रेनिंग में ही उसने 7 स्टूडेंट को हरा दिया जो कि उससे सीनियर थे, वो भी अकेले। तभी हम देखते हैं वेड को, ये उस समय की बात होती है जब वेड ने पहली बार फाइट की होती है। वो बंदा आई कहता है कि उसके बाद जो 9 डिसाइपल है उसने पिंगयांग के माउंटेन घोष के केस को क्लियर कर दिया और पूरे गांव में शांति ले आई। और ये बात उस समय की जब एमसी ने 100 माउंटेन घोष को खत्म किया होता है। ये बात सीनियर ब्रदर ने सभी को फैला दिया होता है। सभी लोग इस बात को सुनते हैं और खुश होते हैं। वो कहते हैं बाकी जो हॉल है वो खराब है, मैं अब इसी में एडमिशन कराने वाला हूँ, ये एकदम बेस्ट है, मुझे यकीन है मैं भी आगे जा सकता हूँ। दूसरा बंदा बोलता है हाँ शायद तुम भी डायरेक्ट डिसाइपल बन सकते हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। दूर से जो बैंक मार्शल आर्ट्स हॉल के जो मेंबर्स होते हैं वो इन सब चीजों को देख रहे होते हैं। सीनियर ब्रदर बोलता है मास्टर हम लोग के हॉल के सामने इतना भीड़ कब होने वाला है? जो मास्टर टाइम होते हैं वो कहते हैं 3 दिन पहले तक मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे अब लग रहा है ये पॉसिबल है क्योंकि हुआंग अब बोन गेट में पहुंच चुका है। मैं जानता हूँ ये पक्का ही हमारे नाम को फैलाएगा। सभी स्टूडेंट बैंक मार्शल आर्ट्स हॉल में आएंगे, मुझे यकीन है। फिर हुआंग की ओर देखते हैं और कहते हैं हुआंग क्या तुम तैयार हो? हम लोग हुआंग को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है और भाई उसने बहुत सारी प्लेट को खत्म कर दिया होता है और ये नॉर्मल भी है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें जल्दी भूख लगती है और ज्यादा भूख लगती है। हुआंग अपने चॉपस्टिक को नीचे रखा है और खड़ा होता है और कहता है मास्टर मैं तैयार हूँ। फिर हम लोग वेट को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। अचानक ही उसके मुंह से ब्लड निकलता है, वो खांसता है, वो अपने ब्लड को साफ
करते हुए कहता है, नहीं मुझे लग रहा था मैं ब्रेक थ्रू करने ही बोला था, ये क्या हो गया? अगर मैं उस ग्रेट स्टर्जियन डेमन को खा लूं तो ऐसा लग रहा है मैं सही में ब्लड गेट को पास कर लूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये वही मछली के बारे में बात कर रहा है जिससे वो डर के भाग गया था। उसके बाद मुझे कुछ सिल्वर की जरूरत पड़ेगी जिससे मैं ब्लड एक्सचेंज पिल को खरीद सकूं। अगर मैंने उसे नहीं खरीदा तो मास्टर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो उठता है और अपने दरवाजे को खोलता है। वो कहता है बाहर से इतना शोर क्यों आ रहा है? वो एंट्रेंस की ओर देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं जो एंट्रेंस पे कुछ आदमी होते हैं एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं। एक आदमी जो कि बैठा होता है वो कहता है अगला आदमी सामने आओ। अगला आदमी उसके सामने आता है, वो हुआंग होता है। उसके हाथ में एक वुडन प्लैंक होता है। वो कहता है क्या यही यांग क्लैंग का मार्शल आर्ट्स हॉल है? जो आदमी नीचे बैठा होता है वो कहता है सभी लोग यहाँ पे साइन अप करने के लिए आए हैं, तुम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है ना जो पहले यहाँ पे आता है वही यहाँ पे एडमिशन कराएगा, तुम्हें लाइन से आना चाहिए। वह इस बात को सुन के जो उसके हाथ में वुडन प्लैंक होता है उसे गा देता है। और हम देखते हैं वो जो वुडन प्लैंक है वो एक एडवर्टाइजमेंट होता है पैंग लैंड मार्शल आर्ट्स हॉल के लिए। वहां कहता है मैं यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हूँ वांग, वही पैंग लैंड मार्शल आर्ट्स हॉल से। नाम को और क्लैन को सुनकर पीछे जो आदमी होता है वो कहता है तुम यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए नहीं आए हो? वांग कहता है मैं यहाँ पे यांग क्लैन मार्शल आर्ट्स हॉल को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग हुआंग को देखते हैं जो कि फाइटिंग एरिना में खड़ा होता है। सब चारों डिसाइपल्स होते हैं जो कि वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आए होते हैं। सीनियर ब्रदर ऊपर से सब कुछ को देख रहे होते हैं। तभी जो सीनियर ब्रदर जियांग होते हैं वो गुस्से में कहते हैं सीनियर ब्रदर एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे हमें इस समय पे चैलेंज कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे मरना है? सीनियर ब्रदर जो उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं जो इसका मास्टर है उसने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। सीनियर ब्रदर जियांग बोलते हैं क्या? सीनियर ब्रदर जो उसे समझाना स्टार्ट करते हैं जो वे सब है वो हमें डायरेक्टली चैलेंज करने के लिए नहीं आए हैं, उन्होंने अपने यंगेस्ट डिसाइपल को भेजा है हमारे यंगेस्ट डिसाइपल से चैलेंज करने के लिए। उन्होंने अपने यंगेस्ट को इसलिए भेजा है अगर वो हमें चैलेंज करते तो उन्हें मार्शल मास्टर की जरूरत पड़ती था जो कि उनके पास नहीं है। अगर कोई मार्शल मास्टर होता तो हम लोग में से कोई भी उसे पीटना स्टार्ट करता रहा और तब तक पीटा रहा जब तक मर नहीं जाता रहा। लेकिन उन्होंने अपने यंगेस्ट डिसाइपल को भेजा है तो उसे फाइट करने के लिए हमारा यंगेस्ट डिसाइपल की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा अच्छा मूव है। सीनियर जो बोलते हैं तो उनका जो रियल टारगेट है वो एक ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं है। सीनियर जियांग बोलते हैं यानी कि आपके कहने का मतलब है उनका टारगेट हमारा जूनियर ब्रदर है। हम लोग हुआंग को देखते हैं जो कि फाइटिंग एरिया के एकदम बीचों बीच होता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं ये बड़े आदमी को देखो नॉर्मल डिसाइपल से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। यहाँ तक ये जो बंदा है वो नॉर्मल डिसाइपल को भी हरा सकता है कोई आराम से। तभी सभी लोग बोलने लगते हैं क्या होगा अगर यहाँ पे मास्टर ये के 9 डिसाइपल आ जाए, वो ताकतवर है। दूसरा आदमी कहता है कहना मुश्किल होगा जो 9 डिसाइपल है वो स्किल्ड है, लेकिन ये जो बड़ा आदमी है वो मुझे ज्यादा ताकतवर लग रहा है, इसका जो ऑरा है वो काफी भारी है। तभी हुआंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम काओ हुआंग है, मैं 16 साल का हूँ। मैं सुना है जो यांग क्लैन मार्शल आर्ट्स हॉल है वो बहुत फेमस है इस देश में और इस देश के बाहर भी, तो इसी कारण मैं अपने ही एज के एक एक्सपर्ट के साथ फाइट करना चाहता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले। इस बात को सुनकर भीड़ में से एक बंदा सामने आता है और कहता है मेरा नाम काइकुन है और मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वांग उसे देखता है तभी सभी लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, ये बंदा को जेड फेस्ट लूज हैंड भी कहा जाता है। इसकी जो टेक्निक है डिफ्लेक्ट करने की और अटैक करने की वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। इसने अपने टेक्निक को मास्टर कर लिया हुआ है। दूसरा बंदा होता है ये बंदा तो एक ट्रेनिंग है ना जो कि 3 साल से यहाँ पर ट्रेन कर रहा है। तभी जो काइकुन होता है वो अटैक करना स्टार्ट करता है और कहता है मुझे देखो तुम्हारी नजर कहाँ पे है, और हुआंग पे वो अटैक कर देता है। थोड़ी देर बाद जो काइकुन होता है वो चौंक गया होता है। वो सोचता है क्या मेरे जो अटैक है वो इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने एकदम परफेक्ट अटैक किया था लेकिन तभी भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग हुआंग को देखते हैं जिससे सही में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है, वो 1 इंच भी हिला नहीं होता है। तभी जो हुआंग होता है वो एक जोरदार अटैक करता है काइकुन के गर्दन पे और जो काइकुन होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। हुआंग कहता है अगला आदमी आओ, ये बहुत कमजोर था। इस बात को सुन के एक आदमी सामने आता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं बन रहे हो। वो गुस्से में स्टेज पे चढ़ जाता है। उसके बगल में जो आदमी होता है वो कहता है ये तो लीपर्ड ली हुआ रॉन्ग है ना, ये नॉर्मल डिसाइपल के बीच में टॉप पे है। ये आदमी एक 2 ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट है। अगले ही पल देखते हैं जो लियोपोल्ड होता है उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह में से ब्लड निकला होता है, उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया होता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, सोचते हैं ये जो बड़ा आदमी है उसने 2 ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट को सिर्फ 2 ही मुंह पे हरा दिया है, ये बंदा कौन से लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, इसे कोई रोक भी सकता है या नहीं। और जो लियोपोल्ड होता है वो धीरे धीरे करके पीछे भाग रहा होता है डर के मारे। लियोपोल्ड को एक आदमी पकड़ता है। लियोपोल्ड कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग देखते हैं वेड वहाँ पे पहुंच गया होता है। सभी लोग बात करने लगते हैं ये तो मास्टर यांग के 9 डिसाइपल है, बदल यांग यहाँ पे पहुंच गया, बहुत बढ़िया। तभी वेड फाइटिंग एरेना में जाता है और कहता है तुम्हारा जो हाथ है वो भारी है। वांग उस बात को सुनता है और हंसता है। वह कहता है लियांग यू तो तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। एमसी उसे देख रहा होता है और सोचता है ये मेरे नाम को जानता है, ऐसा लग रहा है ये मुझ पे इन्वेस्टिगेशन करके आया है, इसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता होगा। मुझे ऐसे तो किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, जब से जहां मैन का केस खत्म हुआ है मैंने अपना कोई भी दुश्मन नहीं बनाया है, सिर्फ कल्टिवेट किया है। जो हुआ होता है वो एमसी को देख रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब मास्टर टैंग होते हैं वो कहते हैं वांग कल तुम्हें फाइटिंग एरेना में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा जिससे तुम सभी की अटेंशन को ले पाओगे। जो बंदा तुमसे फाइट करेगा वो यांग डोक्जियोंग का
9 डिसाइपल होने वाला है। उसका नाम लियांग यू है। सीनियर ब्रदर के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो बंदा कुछ ज्यादा ही दयालु है और एक मछुआरे फैमिली से आता है। उसे हराने के लिए हम लोग एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। हम लोग उसके माइंड पे अटैक करेंगे और उसके बाद उसके बॉडी पर उसे कैसे भी करके गुस्सा दिलाओ जिससे उसका जो माइंड है वो क्योरिटी हो जाए और वो हमारा जीत का पहला कदम होगा। उन बातों को याद करके जो हुआंग होता है वो बोलना स्टार्ट करता है। मैंने सोचा था यांग कलर का जो मार्शल आर्ट्स फॉल है उसमें बहुत अच्छे डिसाइपल्स होंगे, लेकिन ये सब कमजोर निकले, बस बाहर से ही ताकतवर दिख रहा है, अंदर से तो एक फूल की तरह कोमल है, इन्हें कोई भी हरा देगा। आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा जो मार्शल आर्टिस्ट है वो क्या होते हैं। सिर्फ नंबर पे कुछ डिपेंड नहीं करता है, तुम्हें टेक्निक्स आने चाहिए। वेट उसकी बातों को सुनता है और कहता है मैं आशा करता हूँ तुम जैसी बातें कर रहे हो उतना ही तुम्हारे पास स्वागत होगा, मुझे तुम डिसअपॉइंट नहीं कर देना। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है मेरा नाम लियांग यू है और मैं यांग क्लैन मार्शल आर्ट्स हॉल से हूँ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए एक रियल मार्शल आर्टिस्ट कैसा होता है। तभी जो हुआंग होता है वो अपने क्यूआई ब्लड को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। सीनियर ब्रदर हु ऊपर से सब कुछ को देख रहे होते हैं और कहते हैं जो बूढ़ा आदमी है वो कुछ ज्यादा ही चालाक है, उस बड़े आदमी को देखो, उसकी जो हड्डियां है वो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है और उसका जो क्यूआई ब्लड है काफी घना है, अस्ट्रल क्यूआई की तरफ। सीनियर ब्रदर लू भी उस चीज को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं लेकिन उन्होंने कुछ मिस कैलकुलेट कर लिया है। हम देखते हैं जो हुआंग होता है वो एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है ठीक है मुझे टेस्ट करने दो, क्या तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितना सभी लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं या नहीं। यह कहते हुए हुआंग एमसी के पास पहुंच गया होता है और एक जोरदार अटैक करता है। एमसी अपने स्पीड का यूज करते हुए उस अटैक को आराम से डॉज लेता है, उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता है। हुआंग इस चीज को नोटिस करता है और एक किक से एमसी पे अटैक करता है। एमसी उस अटैक को ब्लॉक करता है, हालांकि उस किक का पावर काफी होता है जिस कारण वो पीछे जाता है और अपने और हुआंग के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है। हुआंग उसे देखा है और कहता है ऐसा लग रहा है तुम थोड़े से कमजोर हो, तुम कोई भी अटैक का यूज कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ मेरे अटैक को ब्लॉक कर रहे हो या डॉज कर रहे हो। एमसी दूर से उसे देख रहा होता है, तभी वो अपने स्पीड का यूज करता है और अचानक ही हुआंग के पास पहुंच जाता है। वो पास पहुंचते ही अपने एल्बो से हुआंग के पेट पे अटैक करता है। वो अटैक इतना ताकतवर होता है जिससे जो हुआंग होता है उसके मुंह में से ब्लड आ रहा होता है। वो सोचता है कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक फ्रंटल अटैक था, मैं भी काउंटर अटैक कर सकता हूँ और वो काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एमसी पे बार बार अटैक किए जा रहा होता है, एमसी सभी अटैक को डॉज किए जा रहा होता है। वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया होता है, वो अंधाधुंध अटैक करना स्टार्ट करता है। उसी में एमसी को एक ओपनिंग दिखती है और वो एक जोरदार किक मारता है हुआंग के चेहरे पे जिससे हुआंग दूर जाके गिरता है। वेट कहता है मैं पहले से ही होल्ड बैक किए जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से गिव अप कर देना चाहिए, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। हुआंग खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है तुम ताकतवर हो लेकिन मैं, फिर वो पावर ऑफ करना स्टार्ट करता है। वो कहता है मैंने अपने पूरी ताकत का यूज किया ही नहीं। उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बदलना स्टार्ट हो जाता है। सीनियर ब्रदर हु चौंकते हुए देखते हैं। वो कहते हैं क्या जो इसकी हड्डियां है वो बचपन से ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। फिर हम लोग मास्टर टैंग को देखते हैं जो कि मास्टर यांग के बगल में बैठे होते हैं। वो कहते हैं ब्रदर यांग तुम मेरे डिसाइपल के बारे में क्या सोच रहे हो। जो मास्टर यांग होते हैं वो कहते हैं तुम्हारा जो डिसाइपल है उसकी हड्डियां बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने अगर 4 गेट का भी बंदा होगा तो वो आराम से हरा देगा, इसका 2 गेट भी 4 गेट के बराबर है। ब्रदर पैंग तुम सही में नसीब वाले हो कि तुम्हें ऐसा डिसाइपल मिला है। तो ये जो ब्रदर पैंग होता है वो मुस्कुराता है और कहता है अब आपका जो डिसाइपल है वो खतरे में हो सकता है, क्यों नहीं आप मैच को रोक देते हैं। तो जो मास्टर यांग होते हैं वो कहते हैं ब्रदर पैंग पहले आपको ये मैच देखना चाहिए तो आपको पता चलेगा कौन खतरे में है। इस बात को सुनकर जो बूढ़ा आदमी होता है वो चौंक गया होता है। मास्टर यांग कहते हैं अभी तो मैच एक्साइटिंग होने वाला है। हम लोग वहां को देखते हैं, इसने पावर अप कर लिया होता है। वो कहता है मेरी जो हड्डियां है वो बचपन से काफी स्ट्रॉन्ग है जिससे मैं किसी को भी हरा सका हूँ। साथ ही साथ मेरे पास जो ताकत है वो मेरा बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड है जिससे कोई भी मुझे नहीं हरा सका है। वे जमीन पे पड़े हुए पत्थरों को देखा है जो कि हिल रहे होते हैं। तो जो हुआंग होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कहता है हालांकि इस अटैक से तुम्हें चोट लग सकती है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कैसे भी करके इस मैच को जीतना है, मैं इस मैच को हार नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई कारण नहीं है। और वो एमसी पे अटैक कर देता है। उस अटैक के कारण हम देखते हैं वो जो फाइटिंग एरिना होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है, सभी लोग पीछे हटने से अपने आप को रोक रहे होते हैं। उस अटैक का प्रेशर कुछ ज्यादा ही होता है। मास्टर टैंक दूर से इस चीज को देखते हैं और सोच रहे हैं हाँ मैं आखिरकार जीत ही गया। फिर वो किसी चीज को नोटिस करते हैं और चौंक जाते हैं। अपने फाइटिंग एरिना को पास से देखते हैं, वहाँ भी चौका होता है। वेट कहता है तुम्हारी हड्डियां बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है। हम देख पाते हैं जो वेट होता है वो हुआंग के अटैक को रोक लिया होता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मेरे पास भी एक स्पेशल तरह का मार्शल फिजिक है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ये हुआंग का पास्ट होता है। वो कहता है ऐसा लगता है मेरा जो जन्म है वो शुरुआत से ही एक गलती थी, मुझे जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं नॉर्मल बच्चे के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इस कारण मेरी मदर को काफी डिफिकल्टी हुई और उनका बहुत ब्लड लॉस भी हुआ। फिर मैं जो मिडवाइफ था उसे नोकीले चाकू से काटा गया और जब मैं 5 साल का हुआ तब मेरे जो फादर थे वो हंटिंग कर रहे थे। अचानक ही उनके सर पे एक पत्थर आके गिरता है। जब हम लोग उनकी बॉडी को ढूंढते हैं तब आधा जो चेहरा होता है वो जानवरों ने खा लिया होता है। हालांकि वे सब सही थे, मैं सही में बदकिस्मत हूँ। जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। वो मैं ही था जिसके कारण मेरे जो पेरेंट्स थे वो मारे गए थे। हम लोग देखते हैं उस गाँव के जितने भी बच्चे होते हैं उसे बदकिस्मत कहते हैं और पत्थर से पीट रहे होते हैं। कहते हैं मोस्टर तुम एक मोस्टर हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वहाँ कुछ भी नहीं कर रहा होता है, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बताता है जब मैं 12 साल का हुआ था तब हमारे पूरे गाँव में सूखा आ
गया था। बारिश की कोई भी आसार नहीं थी। हमारे विलेज चीफ को लगा मैंने भगवान को नाराज कर दिया है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सभी के खेतों में हल चलाऊंगा और वो मुझे बेचने लगे जैसे कि मैं एक जानवर हूँ। हम देख पाते हैं जो हुआंग होता है वो एक जेल में होता है, उसे जानवर की तरफ बांधा गया होता है गर्दन से। वो जेल में से सभी चीज को देख रहा होता है और उसके सामने भी एक घोड़ा या भैंस का जेल होता है। तो सही में एक जानवरों की तरह रखा गया होता है। विलेज चीफ ने कहा कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, भगवान से माफी मांग रहा हूँ। हम देखते हैं उसे एक बैल की तरह मारा जा रहा होता है और उसे खेत को जिताया जा रहा होता है। भगवान कहता है मुझे समझ में नहीं आता है मैंने कौन सा जुर्म किया था, मैंने गलती ही क्या की थी, सिर्फ मैं ही क्यों दोषी हूँ। लेकिन हालांकि जो गाँव वाले हैं वो सब इसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि हमारे गाँव पे कुछ लुटेरों ने अटैक कर दिया था और सभी गाँव वालों को मार दिया था। उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। तो लाइफ है वो पहले से आसान लगने लगी। फिर हम लोग उसी लुटेरे को देखते हैं। उनमें से एक लुटेरा कहता है हम लोग इसे जहां मैनर में बेच देंगे जिससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। दूसरा आदमी बोलता है जो एक्स्ट्रा पैसे हमें मिलेंगे वो हमारे मजे करने के लिए काफी होगा। ये जो बड़ा आदमी है वो कम से कम 5 सिल्वर टेल्स में तो बेचा ही जाएगा। हुआंग कहता है मुझे लगने लगा मेरी जो लाइफ है वो ऐसे ही होने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, होगा तो सिर्फ अंधेरा ही जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन नसीब से जो मेरे मास्टर थे और सीनियर ब्रदर थे वो आ गए और मैं बच गया। उन्होंने लगभग 2 साल बर्बाद किए मुझे समझाने के लिए कि मैं एक बदकिस्मत नहीं हूँ। हम लोग देखते हैं जो मास्टर पैंग होते हैं वो हुआंग के बालों को सहरा रहे होते हैं और कहते हैं हुआंग तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कहते हैं इस स्मोक को ध्यान से देखो ये बहुत ज्यादा कूल है, ट्राई करो। फिर हम लोग सीनियर सिस्टर को देखते हैं जो कि हुआंग से कहती है हुआंग आज रात को तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है वो तुम्हारे लिए का फेवरेट फ्राइड चिकन बनाने वाली है। वहाँ उन सभी बातों को सुनता है और कहता है मुझे हमेशा से लगा था कि मैं एक बदकिस्मत हूँ, सभी लोग मुझे बदकिस्मत कर रहे थे, लेकिन जो मेरे मास्टर है, सीनियर ब्रदर है और सीनियर सिस्टर है वो सब ने मुझे एक नाम दिया, वो है हुआंग। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। हुआंग कहता है नहीं मैं नहीं हार सकता हूँ, मेरे पास एक चांस है इससे मैं मास्टर और सीनियर ब्रदर की मदद कर सकता हूँ, नहीं अभी मैं नहीं हारूंगा। वो एमसी पे अटैक कर रहा होता है। एमसी उसे देखता है और सोचता है इसका जो ताकत है वो बढ़ चुका है लेकिन इतना अभी भी काफी नहीं होगा। एमसी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सभी लोग दूर से फाइट को देख रहे थे। वो कहते हैं जो ब्रदर लियांग है वो काफी ताकतवर है। हुआंग दूसरा अटैक करता है एमसी पे। एमसी उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और एक जोरदार पंच मारता है हुआंग के पेट पर जिससे हुआंग पीछे जाके गिरता है। नीचे जो लोग होते हैं वो कहते हैं ब्रदर वेट आप सही में औसम है। सभी लोग खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग हुआंग को देखते हैं जिसके बॉडी में से ऑरा रिलीज हो रहा होता है। एमसी उसे नोटिस करता है और कहता है ये क्या ये बंदा बजक चला गया है। तो हम लोग देखते हैं जो हुआंग होता है वो पूरी तरह से पागल हो गया होता है। वो सोच रहा होता है नहीं मैं नहीं हार सकता हूँ, मुझे जीतना ही होगा, कैसे भी करके मुझे जीतना होगा। सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर उसे देखते हैं और कहते हैं अपने इमोशन को संभालो नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। मास्टर पैंग भी उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं मास्टर यंग हम लोग सरेंडर करते हैं। दूसरी तरफ जो हुआंग होता है वो कहता है नहीं मैं हारा नहीं हूँ, मैं पैंग क्लैन मार्शल आर्ट्स हॉल को रिवाइव करना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं हार सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जो सीनियर सिस्टर है वो अपने फेवरेट पेस्ट्रीज को खाए। सीनियर ब्रदर लैंटाई को मेडिकल पेज की जरूरत है, मैं हार नहीं सकता हूँ। वो पूरी तरह से पागल हो गया होता है, उसे अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरह से बदल गया होता है, सिर्फ लाल ही लाल होते हैं। वो कहता है मैं हार नहीं सकता हूँ। एमसी उसे देख रहा होता है और सोचता है अगर मैं इसे नहीं रोकूंगा तो ये यही स्टेट में मारा जाएगा, मुझे कैसे भी करके इसके मेंटल लेवल पे इंटरफेयर करना होगा, वही एक रास्ता है। हुआंग एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एमसी अपने हाथ में एक साइन को बनाता है। वो सोच रहा होता है बस थोड़ा सा ऑरा, मुझे थोड़ा सा ऑरा का यूज करना होगा और मैं इसे बेहोश कर दूंगा, यही बढ़िया होगा अभी के लिए। मैं अपना फुल पावर को यूज नहीं कर सकता लेकिन तभी भी मुझे ट्राई करना चाहिए और एमसी स्लैश जीरो टेक्निक का यूज करता है। दूसरी तरफ से जो हुआंग होता है वो एमसी पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। एमसी का जो अटैक होता है वो हुआंग पे लग जाता है। हम देखते हैं वो जो अटैक होता है उसमें ड्रैगन का भी शैडो होता है और उस अटैक के कारण जो हुआंग होता है वो बेहोश हो जाता है। एमसी हुआंग को देखता है और सोच रहा होता है आखिरकार मैं जीत ही गया, मैंने ये कर ही दिखाया। जो हुआंग के सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर होते हैं वो घबराते हुए हुआंग के पास जाते हैं। जो मास्टर पैंग होते हैं वो पूछते हैं हुआंग तुम कैसे हो। हुआंग बहुत निराश होता है। वो कहता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं हार गया। उसके मास्टर कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने बढ़िया काम किया है, हम लोग दूसरे देश भी जा सकते हैं, तुम्हें इतना ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तभी आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो ताली बजाना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं बढ़िया, वो बहुत अमेजिंग था। जो पैंग क्लैन मार्शल आर्ट के मेंबर है वो काफी ताकतवर है। सीनियर लियांग आपने बहुत बढ़िया काम किया। फिर मास्टर पैंग होते हैं वो इन सब चीजों को देख रहे होते हैं और कहते हैं ये उन सबको समझ में नहीं आ रहा होता है वो सब ताली क्यों बजा रहे हैं। तभी मास्टर यांग फाइटिंग एरिना में आते हैं और कहते हैं ब्रदर पैंग आपने हम लोग को जीतने दिया, आपका पिंगयांग काउंटी में स्वागत है, आप यहाँ पे सेटल हो जाइए। जो मास्टर पैंग होते हैं वो कहते हैं मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जो कि प्लान बना रहा था आपको हराने के लिए। ब्रदर यांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी काफी मदद की। तो भाई लोग इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अब जो अगला पार्ट होने वाला है मुझे लग रहा है 1 मंथ के बाद ही आएगा जब इसके अच्छे खासे चैप्टर आ जाएंगे। मैंने पूरी तरह से कॉप अप कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और स्क्रीन पे और भी सारी वीडियो आ रही होगी तो उस पर क्लिक करके देख लेना। सायोनारा।